साथियों आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल एग्जाम फतेह में। साथियों आज की इस वीडियो में एसएससी जीडी के लिए पूरे पेपर को देखेंगे, यानी कि जैसा आपका पेपर आएगा ठीक वैसा ही साथियों हूबहू वही क्वेश्चंस लिए हैं। तो इसमें सबसे पहले आप लोग हिंदी के 20 प्रश्न देखेंगे, सामान्य ज्ञान के 20 प्रश्न देखेंगे, उसके बाद रीजनिंग के और मैथ के टॉप लेवल के क्वेश्चंस देखेंगे। मेरा मानना है साथियों अगर इस पूरे मॉडल पेपर के प्रत्येक प्रश्न को आप बहुत अच्छे से कर लेते हैं, अपने मनोमस्तिष्क में स्टोर कर लेते हैं इन सभी सवालों के जवाब को, तो पेपर आपका 100% क्लियर है, यानी कि इससे बाहर आपका पेपर नहीं जा सकता साथियों, मेरा ऐसा मानना है। तो साथियों हिंदी के सबसे पहले मैंने यहाँ पर 20 सवाल लिए हैं और हिंदी के इन 20 सवालों में से आपको कितने करना है साथियों, 13 प्रश्न करना है। 12 से 13 के बीच आपका स्कोर होना चाहिए, इससे कम आपका स्कोर नहीं होना चाहिए। तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि जिसके आर पार दिखाई देता है उसको क्या कहा जाता है, उसको पारदर्शी कहा जाता है, जिसके आर पार दिखाई देता है। अब खाली जगह को भरिए कि मुझे बच्चे के स्वास्थ्य की चिंता है या शंका है या लज्जा है या ग्लानि है। देखिए बच्चे के स्वास्थ्य की चिंता होती है, शंका नहीं होती, लज्जा नहीं होती, ग्लानि नहीं होती है, यानी कि जिनका आंसर यहां पर ए था मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट था। अगला सवाल है कि चक्षु किसका पर्यायवाची। देखिए चक्षु आकाश को थोड़ी ना कहते हैं, पक्षी को भी नहीं कहते, घोड़े को भी नहीं कहते साथियों, चक्षु आंख को कहते हैं। तो आंख आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर का सवाल है कि शुद्ध वर्तनी वाला शब्द इसमें से मुझे बताइए कौन सा। देखिए यहां पर साथियों घनिष्ठ लिखा हुआ है और घनिष्ठ क्या लगता है साथियों, घनिष्ठ में हमेशा ठा लगता है, टा नहीं लगता है, यानी कि टा नहीं लगेगा, टा नहीं लगेगा। यहां पर बड़ी की मात्रा है। जो आपका बिल्कुल शुद्ध शब्द है वो कौन सा है, वो साथियों ऑप्शन नंबर डी वाला है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि ज्ञान का आपसे विलोम पूछा जा रहा है, मुझे बताइए। तो आपका अगर बात करते हैं साथियों ज्ञान का विलोम आपने चुना है अज्ञान, तो मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। उसके बाद देखिए दिए गए वाक्य में किस भाग में त्रुटि, यानी कि यहां पर अगर बात करें त्रुटि आपको बताइए कहां पर है। आज विद्यालय के निरीक्षक आए, देखिए ये निरीक्षक जो लिखा हुआ ये गलत लिखा हुआ है। सही कैसे लिखा जाता है, रा में बड़ी ई की मात्रा आएगी। क्या रा में बड़ी ई की मात्रा आएगी तो ऐसे लिखा जाता है। मैं कहूंगा दिक्कत कहां पर है, अशुद्धि कहां पर है, ऑप्शन नंबर सी में है। तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला सवाल है कि आकाश के तारे तोड़ना, इस मुहावरे का मतलब क्या है। देखिए जो आपको साथियों पढ़ाया जा रहा है आप उतना पढ़ लीजिए और अपने एग्जाम हॉल में साथियों एंट्री कर लीजिए। मेरा मानना है कि एग्जामिनर चाहे जहां से भी सवाल दे दे, आप अगर एग्जाम फतेह से पढ़े हो तो मेरा मानना है कि आपका एग्जाम बहुत अच्छे से क्लियर होगा। आप एग्जाम हॉल में आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी महसूस नहीं होगी। तो अभी साथियों हिंदी चल रही है, उसके अलावा साथियों जीएस चलेगी, करंट अफेयर चलेगी इसी क्लास में। उसके अलावा रीजनिंग के मैं टॉप लेवल के क्वेश्चन लेकर आया हूं और मैथ के टॉप लेवल के क्वेश्चंस लेकर आया हूं, ठीक है ना। तो पूरा पेपर आप देखेंगे, यानी कि शुरू से लेकर अंत तक क्लास आपको देखकर जाना है, क्योंकि अगर अधूरी नॉलेज आप लेकर जाएंगे तो आपको भी पता है कि अधूरा ज्ञान बड़ा ही खतरनाक होता है। इस सवाल के जवाब की अगर बात करें, देखिए आकाश के तारे तोड़ना, क्या आसमान से तारे तोड़ने की कोशिश करना, ये इसका मतलब नहीं होगा। आसमान छूने की कोशिश करना ये भी नहीं होगा। असंभव काम करना, मैं कहूंगा बिल्कुल साथियों आकाश के तारे तोड़ना यानी कि कोई असंभव काम करना, इम्पॉसिबल काम करना। साथियों अगर आप अपने एग्जाम को क्रैक करने के लिए टेक्स्ट बुक पास प्रो बाई करना चाहते हैं तो अभी आपके लिए एक बहुत अच्छा अवसर है। ईयरली पास प्रो आपको डिस्काउंट पर मिल रहा है, जिसमें साथियों 699 वाला आपको सिर्फ 395 रुपए में मिल जाएगा। और अगर आप हमारा कूपन कोड यूज करेंगे फतेह यानी कि FATEH, तो आपको 12% का साथियों डिस्काउंट मिल जाएगा। तो साथियों यहाँ पर ये आज लास्ट डे है, इनका ऑफर का लास्ट डे है। इसमें आप साथियों 395 का ले सकते हैं, वरना कल से साथियों ये 799 रुपए का हो जाएगा। तो जो भी आपका एग्जाम है एसएससी जीडी, आरपीएफ एसआई, आरपीएफ कांस्टेबल, आरआरबी टेक्नीशियन या एनटीपीसी या ग्रुप डी, सभी एग्जाम्स के आपको पीवाईक्यू मिल जाएंगे विद सॉल्यूशन सभी सब्जेक्ट के साथ। उसके अलावा मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, सब्जेक्ट टेस्ट मिल जाएंगे, सेक्शनल टेस्ट मिल जाएंगे और फुल टेस्ट आपको मिल जाएंगे 1 साल के लिए, ठीक है ना। तो आप अपनी साथियों तैयारी को मजबूत करना चाहते हैं तो इसको जरूर लीजिएगा। टेक्स्ट बुक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप इसको बाई कर सकते हैं। उसके बाद देखिए खेल कूद में स्पर्धा अच्छी बात है, तो या द्वेष, देखिए द्वेष नहीं करना चाहिए, ईर्ष्या और क्रोध नहीं करना चाहिए, हाँ स्पर्धा हम लोग एक तरीके से कह सकते हैं। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला साथियों शब्द आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है, यानी कि वांछनीय कैसे लिखा जाता है। तो वांछनीय की अगर साथियों बात करते हैं तो वांछनीय आपका कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है। वांछनीय ऐसा कहां पर लिखा हुआ है, ऐसा ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए वह 4 दिन का आकस्मिक अवकाश पर घर चला गया। इसमें साथियों क्या कहीं पर कोई दिक्कत है? अगर
दिक्कत है तो मुझे बताइए। चलिए देखिए यहां पर अगर बात करें, वहां 4 दिन का आकस्मिक अवकाश नहीं होता है, वहां 4 दिन के आकस्मिक अवकाश होना चाहिए। तो मैं कहूंगा पहले वाले पार्ट में दिक्कत है, तो पहला वाला पार्ट कहां पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है, तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अगला सवाल है कि दिए गए शब्द का समानार्थी आपसे पूछा जा रहा है, यानी कि आश्रम को और क्या कहा जा सकता है। तो आश्रम को इमारत नहीं कहते हैं, मकान नहीं कहते, भवन नहीं कहते, विहार कह सकते हैं। आंसर आपका डी हो जाता है। उसके बाद देखिए यह विषय अत्यंत कठोर है। तो अब यहां पर अगर बात करें साथियों, देखिए कोई विषय कठोर नहीं होता है। कोई विषय आपको बताने का दुर्गम हो सकता है, कर्कश हो सकता है, या अगम हो सकता है, या कठिन हो सकता है। बिल्कुल साथियों, यह विषय बहुत कठिन है ये तो हम लोग कह सकते हैं, लेकिन कठोर थोड़ी ना कहेंगे। तो कुल मिला के इसकी जगह पर कठिन शब्द आना चाहिए और वाक्य आपका पूरा सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए मैं बिल्कुल तो नहीं जानता कि वह कहां है, बिल्कुल तो नहीं आएगा। उसके बाद अगर बात करें वह मैं बिल्कुल भी नहीं जानता कि वह कहां है, या मैं बिल्कुल नहीं जानता कि वह कहां है, तो मैं कहूंगा साथियों बिल्कुल यहां पर आ जाएगा और वाक्य आपका पूरा हो जाएगा, यानी कि मैं बिल्कुल नहीं जानता कि वह कहां है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि जिसे करने या पार करने की इच्छा हो, इसके लिए एक शब्द आपसे यहां पर पूछा जा रहा है। आप लोग ध्यान रखेंगे, जिसे करने या जाने की, जिसे करने या पार करने की इच्छा उसको तितीर्षु कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों, तितीर्षु कहा जाता है, ठीक है ना। मुमूर्षु की अगर बात करें तो जिसे मर जाने की कामना हो उसको मुमूर्षु कहा जाता है, ठीक है ना। और निरामिष की अगर बात करते हैं साथियों, मांस ना खाने वाले को क्या कहा जाता है, निरामिष कहा जाता है। ये आप लोग साथियों ध्यान रखेंगे। तस्कर आप सभी को पता है तस्करी होती है, मान लीजिए कोई सामान चोरी छुपे जा रहे हैं तो उसको तस्करी कहा जाता है। उसके बाद देखिए शुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपसे पूछा जा रहा है, मुझे बताइए। देखिए अब यहां पर देखिए आपने अभी देखा था घनिष्ठ कैसे लिखा जाता है, घनिष्ठ में ठा आता है ना के टा आता है, लेकिन टा नहीं आता है, ठा आता है। लेकिन अनिष्ट की अगर बात करते हैं साथियों इसमें टा आता है, तो मैं कहूंगा कि आपका राइट आंसर अगर है ऑप्शन नंबर सी तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए आपको विलोम बताना है किस शब्द का साथियों, न्यून शब्द का विलोम क्या होता है मुझे बताइए। आंसर आपका किस ऑप्शन के साथ जाएगा। देखिए अगर आपसे यहां पर एक शब्द दे दिया जाता और कहा जाता कि न्यूनतम का विलोम क्या होगा, तो आप लोग बताते कि न्यूनतम का विलोम तो अधिकतम होता है, लेकिन न्यून का विलोम अगर आपसे पूछा जाए तो आपको साथियों अधिक बता देना है। क्या बताना है, अधिक बता देना है। अगर वृहत की हम बात करते हैं साथियों तो वृहत का विलोम क्या होता है, लघु होता है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है कि आंखें चार होना, इस मुहावरे का मतलब क्या है मुझे बताइए। देखिए आंखें चार होना, मान लीजिए साथियों आपके सामने कोई बंदा आ गया, आपकी आंखें उसके आंखों से मिल गई, यानी कि एक तरीके से मैं कह सकता हूं आपके आमने सामने वो आ गया, वो कोई भी हो, लड़का हो चाहे लड़की हो। अब आंखें चार होने का मतलब आप सिर्फ लड़की से ले जाते हो, ऐसा नहीं है साथियों। किसी के भी आंखों में आंखें डालकर वो आपकी आंखों में देख रहा है, आप उसकी आंखों में देख रहे हो, आमने सामने आप उसके हो, यानी कि आंखें चार होना। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द मुझे बताइए क्या होगा, बताइए। चलिए देखिए शुद्ध वर्तनी की अगर बात करें साथियों, निरी ऐसे लिखा जाता है तो मैं कहूंगा नहीं, यहां पर बड़ी ई की मात्रा है, ये ऐसे भी नहीं, ऐसे भी नहीं साथियों। निरी कैसे लिखा जाता है, जैसे आपका ऑप्शन नंबर डी में है, तो जिनका आंसर यहां पर डी है बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल है अनुरक्ति का विलोम क्या होगा मुझे बताइए। देखिए ये सवाल की अगर बात करें ना, ये सैकड़ों बार आपसे सवाल पूछा जा चुका है कि भैया अनुरक्ति का विलोम क्या होता है, तो अनुरक्ति का विलोम क्या होता है, विरक्ति होता है, यह बात आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए अब आपको साथियों खाली जगह भरना है। देखिए एसएससी जीडी की अगर बात करें, जहां जहां से सवाल आपसे पूछे जाते हैं उन सभी टॉपिक को साथियों कंप्लीट करेंगे आज की इस वीडियो के माध्यम से, ठीक है ना। ये 20 प्रश्न साथियों लगभग हो चुके हैं आपके, ठीक है ना। अब साथियों 20 प्रश्न आप देखेंगे सामान्य ज्ञान के और करंट अफेयर के। अब यहां पर बता दीजिए कि मैंने मन में सोचा कि ऐसा क्यों होता है, या मैंने अंतःकरण में सोचा नहीं, मैंने आत्मा में सोचा नहीं, मैंने चित्त में सोचा नहीं। साथियों यहां पर मन आना चाहिए, यानी कि मैंने मन में सोचा कि ऐसा क्यों होता है। आंसर जिनका भी ऑप्शन नंबर ए के साथ है, मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो साथियों ये तो आपके हो गए हिंदी के 20 क्वेश्चन। आपने इसमें कितना स्कोर किया साथियों एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब यहां पर जीएस के आप देखेंगे पूरे के पूरे साथियों 20 क्वेश्चन, इसमें आपको जो स्कोर करना है वो 11 से 12 प्रश्नों का साथियों करना है, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग मैथ देखेंगे और रीजनिंग को भी देखेंगे। चलिए भाई इसमें साथियों फटाफट अपना स्कोर काउंट करिए कि 1928 में बारदोली सत्याग्रह
किसके नेतृत्व में हुआ था? ये सैकड़ों बार सवाल पूछा जा चुका है और इस बार ये भी सवाल पूछा जाएगा कि 1928 में जो बारदोली सत्याग्रह हुआ था ये वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में ही हुआ था। उसके बाद देखिए ब्रिटिश से लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई का देहांत कहां पर हो गया था? तो ग्वालियर में साथियों इनका देहांत हो गया था। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले यूरोपीय अध्यक्ष का साथियों नाम क्या था? तो जॉर्ज यूले इनका नाम था। क्या नाम था? जॉर्ज यूले ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले यूरोपीय अध्यक्ष थे। उसके बाद देखिए किसकी हिंसक घटना के बाद गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया था? बताइए। तो अगर बात करते साथियों यहां पर चौरी चौरा की घटना, तो चौरा चौरे की हिंसक घटना के बाद गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया था। आप लोग ध्यान रखेंगे। साथियों आपको इस क्लास से हूबहू सवाल दिखेंगे, यानी कि इस पूरी क्लास को अगर आप घोल कर पी जाते हैं तो मेरा मानना है यहां से बहुत सारे सवाल आपको डायरेक्ट देखने को मिलेंगे। मतलब इतना पेपर भी आ सकता है कि जिस पेपर को देखकर आपका एग्जाम क्रैक हो जाएगा। ठीक है ना? तो साथियों एग्जाम फतेह इस चैनल का नाम है और एग्जाम फतेह इस चैनल को आप लोग तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि कम मेहनत करके कम पढ़कर आप सिलेक्शन लें, क्योंकि बहुत अधिक पढ़ के बहुत लंबा समय से जो लोग पढ़ रहे हैं उनका तो सिलेक्शन होगा ही, लेकिन अगर आप नए हो और आप चाहते हो कि कम पढ़कर चुनिंदा पढ़कर आपका सिलेक्शन हो जाए तो इस एग्जाम फतेह चैनल को साथियों जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिएगा। आपका एग्जाम साथियों क्रैक हो जाएगा। देखिए अगले नंबर के सवाल की अगर बात करें कि 1932 का पूना पैक्ट समझौता महात्मा गांधी और इनमें से किसके नेता के बीच साथियों हुआ था? मुझे बताइए। तो ये तो भीमराव अंबेडकर, यानी कि महात्मा गांधी जी और भीमराव अंबेडकर के बीच ही 1932 का पूना पैक्ट समझौता हुआ था। उसके बाद देखिए भारत के गवर्नर जनरल का पद निम्नलिखित में से किसके द्वारा सृजित किया गया है? तो किसके द्वारा साथियों सृजित किया गया है? अगर आपसे सवाल पूछ लिया जाए तो चार्टर अधिनियम 1833 के माध्यम से साथियों सृजित किया गया है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान का स्रोत नहीं है? देखिए अगर बात करें साथियों यूएसए के संविधान से भी लिया गया है, भारतीय संविधान में आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, फ्रांस के संविधान से भी लिया गया, लेकिन अपने संविधान में डेनमार्क के संविधान से कोई चीज नहीं ली गई है। उसके बाद देखिए भारत का संविधान जो है ना ये गणतांत्रिक है। अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि आखिर ऐसा क्यों कहा जाता है, क्यों गणतांत्रिक है? क्या इसमें कोई निर्वाचित संसद का प्रावधान प्रदान किया गया इस वजह से? मैं कहूंगा नहीं, इस वजह से नहीं कह सकते संविधान को गणतांत्रिक। इसमें एक अधिकार विधेयक शामिल किया गया, ये भी वजह नहीं है। इसमें वयस्क मत अधिकार का प्रावधान प्रदान किया गया, नहीं साथियों। इसमें कोई वंशानुघटक नहीं है, बिल्कुल साथियों। इसमें ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री का बेटा प्रधानमंत्री बनेगा, ठीक है ना, राष्ट्रपति का बेटा राष्ट्रपति बनेगा, ऐसा नहीं है साथियों। इसमें यानी कि वंशानुगत शासन नहीं है, तो मैं कहूंगा इसलिए संविधान को गणतंत्रात्मक कहा जाता है। अगला सवाल है कि लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करते हैं? तो लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं यही साथियों लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करते हैं। भारतीय संसद के पहले स्पीकर का नाम क्या था? तो इनका नाम सैकड़ों बार सवाल आपसे पूछा जा चुका है, जीवी मावलकर इनका नाम था। और भारतीय संविधान के पहले स्पीकर कौन थे साथियों? यही थे, जिनका भी आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर ए मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है। चलिए उसके बाद देखिए साथियों अगला सवाल है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहां पर अगर आपका उत्तर साथियों अनुच्छेद 343 है तो मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? मुझे बताइए। साथियों अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो तुरंत लाइक वाला बटन दबा दीजिए, और आप लोग चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को भी साथियों तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए अगर विश्व की सबसे गहरी झील की हम बात करते हैं तो बैकाल झील जो है ना ये विश्व की सबसे गहरी झील है। कोलंबो किस देश की राजधानी है? तो कोलंबो तो साथियों श्रीलंका की राजधानी, आंसर आपका डी के साथ जाएगा। उमियम झील जिसे बारापानी झील के नाम से भी जाना जाता है, ये कहां पर है? ये साथियों मेघालय में है। ये कहां पर है? ये मेघालय में, आंसर आपका सी हो जाता है। किस सरकार ने मंदिरों, मठों और ट्रस्ट के रजिस्ट्रेशन को अनिवार्य बनाया है? तो मैं कहूंगा बिहार सरकार ने बनाया है, आंसर आपका डी के साथ जाएगा। ये करंट अफेयर के साथ सवाल है, चुनिंदा क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। देखिए पॉल कागामे में चौथे कार्यकाल के रूप में किस देश के राष्ट्रपति के रूप में साथियों शपथ ली गई है? तो अगर बात करते हैं साथियों रवांडा आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि किसने भारत दलहन संगोष्ठी 2024 की मेजबानी की है? तो नई दिल्ली ने
भारत दलहन संगोष्ठी 2024 की मेजबानी की है। भारत हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने कहा द होर्ता शो में भागीदारी की है। तो कहां पर की है साथियों? तिमोर लेस्ते में की है। आंसर आपका जाएगा बी के साथ। उसके बाद देखिए पेरिस ओलंपिक में पदक तालिका में भारत कौन से स्थान पर रहा है? देखिए आप लोग साथियों ध्यान रखेंगे, भारत की अगर पोजीशन की बात करते हैं कि पेरिस ओलंपिक में पदक तालिका में भारत कौन से स्थान पर रहा है, तो 31 में 71वें स्थान पर रहा है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछ लिया जाए पहले स्थान पर कौन सा रहा है साथियों, तो पहले स्थान पर यूएसए रहा है। ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि पहली वैश्विक महिला कबड्डी लीग साथियों कहां पर शुरू हुई है? तो ये हरियाणा में शुरू हुई है। क्या पहली वैश्विक महिला कबड्डी लीग कहां पर शुरू हुई है? तो हरियाणा में शुरू हुई है, जिनका आंसर यहां पर है ऑप्शन नंबर सी। तो मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है। अब साथियों यहाँ पर आपके रीजनिंग के वो क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे जो आपको आपके एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिलेंगे। तो साथियों ये कुछ क्वेश्चन है, चुनिंदा क्वेश्चन है, जिनको अगर आप देख लेते हैं तो मेरा मानना है कि यहाँ से कई सारे क्वेश्चन आप अपने एग्जाम में देखेंगे। डिक्टो यही कॉन्सेप्ट आपको एग्जाम में दिखेंगे। देखिए CHARISMA को क्या लिखा जा सकता है? 80 लिखा जा सकता है। यानी कि PIRFECTI और परफेक्शन को क्या लिखा जा सकता है? 121 लिखा जा सकता है। तो आपसे पूछा जा रहा है साथियों कि क्रिएशन को क्या लिखा जाएगा? क्या क्रिएशन को क्या लिखा जाएगा? मुझे ऐसा लग रहा है कि सी प्लेस वैल्यू जो होती है ना, C 3 पर, H 8 पर, A 1 पर, R 18 पर, तो इन सबको जोड़ा गया है। 3 पर, H 8 पर और A 1 पर, R 18 पर और I की बात करें 9 पर, S 19 पर, M साथियों 13 पर और A 1 पर। जब आप इनको जोड़ेंगे साथियों तो कितना आएगा? इनको जोड़ने पर साथियों 72 आएगा। तो 72 तो नहीं है साथियों, ये तो 80 है। तो मैं कह सकता हूं इसमें 8 जोड़ा गया है। 8 क्यों जोड़ा गया है? क्योंकि इसमें 8 लेटर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। यानी कि अब आपको इसमें जोड़ना है साथियों। C 3 पर आता है और R 18 पर आता है, E 5 पर आता है, A 1 पर आता है, ठीक है ना। उसके बाद T 20 पर आता है और I 9 पर आता है और O 15 पर, N आपका 14 पर आता है। जब आप इन सबको साथियों जोड़ेंगे तो आप कितना पाएंगे? आप पाएंगे साथियों कि ये कितना आ रहा है? 85 आ रहा है। 85 आ रहा है। इसमें कितने लेटर हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 8 इसमें भी जुड़ेगा। तो 85 और 8 कितने होते हैं? 93 होते हैं। तो 93 आपका बिल्कुल सही जवाब है। ये कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, आपको दिखाया गया है 131 से 132 हुआ, 132 से 141 है, 141 से 166 हुआ है और फिर 115, और आपको बताने कि यहां पर कौन सा नंबर आएगा और फिर उसके बाद 417 ही आना चाहिए। तो आपको देखना है साथियों कि कितना कितना यहां पर बढ़ा है। देखिए यहां पर तो 1 बढ़ा है, 132 से 141 हुआ है 9 बड़ा है, 141 से 166 हुआ है यहाँ पर 25 बड़ा है, 166 से 115 हुआ है साथियों 215 हुआ है, कितना बड़ा है? लगभग हाँ 49 बड़ा है, ठीक है ना। अब देखिए ये अगर बात करें, ये साथियों 3 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, ये 7 का स्क्वायर है और ये 1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 1 से 3, 3 से 5, 5 से 7, 7 तो यहाँ पर 7 से 9 आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर 9 का स्क्वायर यानी कि 81 आ जाएगा। तो मैं कह सकता हूँ 215 और 81 कितने होते हैं साथियों? 296 होते हैं। तो 296 साथियों यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। और बाकी अब यहाँ पर 11 आ जाएगा, यानी कि 11 का स्क्वायर आ जाएगा। तो 296 में 11 का स्क्वायर यानी कि 121 प्लस करोगे तो 470 आना चाहिए। देखिए ये 7 आ गया और ये बिल्कुल 417 ही आ जाएगा, यानी कि अब हमें बिल्कुल कंफर्म हो गया कि आंसर हमारा 296 ही है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपके स्क्रीन पर। ये सवाल आपके एग्जाम में आएगा। इस सवाल को आप कैसे करेंगे मैं आपको बता देता हूं। देखिए सबसे पहले इसमें लेटर काउंट कर लीजिए कि कितने कितने लेटर हैं। देखिए टी वाई और खाली जगह यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28, यानी कि 28 है। अब साथियों 4 का पेयर बनेगा, 7 का भी बन सकता है, तो 4 का बनाइए, ठीक है ना। देखिए 4 का बनाया अगर तो 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब देखिए यहाँ पर dy है, यहाँ पर mi है, तो ये साथियों नहीं होगा। अब एक काम करिए 7 का पेयर बनाइए, ठीक है ना।
यानी 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, बिल्कुल 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 और 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है ना। अब यहां पर देखिए अंत में क्या आ रहा है, GMI आ रहा है और शुरू में DY आ रहा है, ठीक है। यहां पर D है, Y नहीं है तो Y लिख दिया। अंत में क्या आ रहा है साथियों, GMI आ रहा है तो G है, M है, ठीक है ना, और I यहां पर आ जाएगा और यहां पर साथियों L आ जाएगा, ये वाला L है, ठीक है। यहां पर क्या आ जाएगा साथियों, D आ जाएगा, Y तो आपका ऑलरेडी है, और यहां पर क्या आ जाएगा साथियों, आपका M आ जाएगा, और यहां पर क्या आ जाएगा, M से पहले G है तो यहां पर G आ जाएगा। अब सब कंप्लीट हो चुके हैं ना, बिल्कुल ये बचा है DY, DY के बाद T है तो यहां पर T आ जाएगा। अब देखिए आपने अपने पेन से क्या क्या लिखा हुआ, आपने T लिखा है, L लिखा है, D लिखा है, M लिखा है और G लिखा है और Y लिखा है और I लिखा है। तो ऐसा कहां पर है, TLD MGY और I, ऐसा कहां पर है साथियों, ऐसा तो मुझे ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है और यही आपका क्या होगा, यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर साथियों, देखिए और मुझे बताइए कि आपका सही जवाब यहां पर किस ऑप्शन के साथ जाएगा। इस सवाल को आपको सॉल्व करना है और उसके बाद बताने कि ए के निकटतम बाएं स्थान पर कौन है, मुझे बताइए। देखिए सबसे पहले अगर साथियों हम बात करें ना इस सवाल की, कि इस सवाल साथियों आपका कैसे हो सकता है, देखिए कहने के ABCDEFG उत्तर की ओर मुख करके एक सीधी पंक्ति में बैठे हैं, यानी कि एक पंक्ति है और इसमें 7 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7 लोग हमने बैठे। इन सब का मुंह उत्तर की तरफ है, यानी कि इन सब का मुंह इस तरफ है। किस तरफ है, इस तरफ है। तो कहने के साथियों डी के दाएं केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, यानी कि डी के दाएं, डी हम यहीं पर ही बनाएंगे तभी तो हो पाएगा, डी के दाएं केवल 2 लोग बैठे हैं। चलिए उसके बाद कहा गया है कि डी का निकटतम पड़ोसी है जी, यानी कि जी या तो साथियों यहां पर आएगा या साथियों जी यहां पर आएगा, ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं साथियों ए और जी के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। अब मान लेते हैं साथियों जी यहां पर आएगा तो 1 2 3 यहां पर अब कौन बैठेगा, कोई नहीं बैठ सकता। तो मैं कहूंगा साथियों कि जी की जो पोजीशन होगी वो कहां पर होगी, वो साथियों यहां पर होगी। मैं आपको बता देता हूं यहां पर, क्योंकि तभी तो ए और जी के बीच 3 लोग बैठ पाएंगे। 1 2 3 यहां पर अब क्या हो गया, ए लिखा हुआ है ना, ए और जी के बीच 3 व्यक्ति बैठे, तो ए और जी के बीच 3 व्यक्ति बैठे बिल्कुल। उसके बाद कहा जा रहा है कि बी और सी के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, तो बी और सी के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, ठीक है। कहने के सी का निकटतम पड़ोसी नहीं है ई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कहने के जी के निकटतम दाएं बैठा है एफ, यानी कि एफ की अगर बात करें एफ साथियों आपका यहां पर आ जाएगा। अब इतनी बात आपको क्लियर हो गई, बिल्कुल क्लियर हो गई। अब एक बार शुरू से पढ़ लीजिए। कहने के डी के दाएं केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, डी के दाएं केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, ठीक है। डी का निकटतम पड़ोसी है जी, डी का निकटतम पड़ोसी है जी, यानी कि जी साथियों यहां पर आ गया, ठीक है। ए जी के बीच में केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, ए और जी के बीच में केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं बिल्कुल। कह रहे कि बी और सी के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। देखिए बी और सी के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, तो मान लीजिए अगर हम साथियों मान के लीजिए, देखिए अगर हम साथियों बी को यहां पर बैठालते और सी को यहां पर बैठालते तभी तो 2 व्यक्ति बीच में बैठे हैं, तो बी सी के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठ गए। कह रहे कि सी का निकटतम पड़ोसी नहीं है ई, सी का निकटतम, देखिए अगर हम साथियों मान लेते, ठीक है ना, सी का निकटतम पड़ोसी नहीं है कौन, सी का निकटतम पड़ोसी नहीं है ई, तो साथियों ई आपका कहां बैठेगा, यहां बैठेगा। अब ए से लेकर जी तक सब बैठ चुके हैं, तो मैं कहूंगा कि ए का निकटतम बाएं कौन है, तो ए के निकटतम बाएं कौन है, सी है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा। और सी जिनका आंसर है, मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अगला सवाल है साथियों 32 से 54 हुआ है, 54 से 98, 98 से 186 हुआ है। आपसे पूछा जा रहा है कि यहां पर कौन सा नंबर आएगा और उसके बाद 714 ही आना चाहिए। देखिए 32 से 54 जो हुआ है यहां पर कितना बड़ा है, 22 बड़ा है। 54 से 98 जो हुआ है लगभग कितना बड़ा है साथियों, 44 बड़ा है। 98 से 186 जो हुआ है लगभग कितना बड़ा है, 88 बड़ा है। अब आपको बताने कि यहां पर क्या बढ़ेगा, देखिए डबल बढ़ रहा है, 22 का डबल 44, 44 का डबल 88, तो 88 का डबल साथियों कितना हो जाएगा, 8 दूना 16 और 17, यानी कि 176 यहां पर बढ़ेगा। यानी कि 32 में 22 जोड़ा तो 54 आया,
54 में 44 जोड़ा तो 98 आया, 88 जोड़ा तो 186 आया, 186 में 17 जोड़ेंगे तो हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं, 6 और 7 कितना हो जाएगा 13, ये 9 और 10, 10 का 0 हासिल लग गया एक, यानी कि 203 यहाँ पर आ जाएगा। खाली जगह में क्या आ जाएगा 203 आ जाएगा, लेकिन 203 तो ऑप्शन में नहीं है। क्या कोई दिक्कत? एक सेकंड दिक्कत क्या हो रही है साथियों, दिक्कत एक सेकंड रुकिए। यहाँ पर 176 लिखना था हमें भैया। अरे भाई 88 का दुगना 176 तो होता है, तो 176 और 186 कितना होता है, हम लोगों ने दिक्कत हो गई। कोई दिक्कत नहीं साथियों, यहाँ पर अगर बात करते हैं 362 आएगा यहाँ पर, और 362 कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी वाले में, और यही आपका क्या होगा, यही आपका सही जवाब है। अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर देखिए और मुझे बताइए कि आपका राइट आंसर यहाँ पर साथियों किस ऑप्शन के साथ जाएगा। चलिए भाई इसको मैं थोड़ा जूम कर लेता हूं साथियों, बिल्कुल जूम कर लेता हूं इसको मैं आपके लिए। चलिए अब थोड़ा सा बेहतर आपको दिख रहा होगा पहले से। ये क्वेश्चन बहुत टॉप लेवल वाला है रीजनिंग के, मैं सिर्फ आपको वही सवाल करवा रहा हूं जो आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। यहां पर अगर बात करें साथियों, 7 मित्र हैं, कीर्ति है, सिया, अमिता, प्रीति, दीपिका, जीत और परी। इनमें से प्रत्येक ने एक परीक्षा में अलग अलग अंक प्राप्त किए हैं। परी कह रहे हैं कि अब यहां सवाल शुरू होता है, परी ने कीर्ति से अधिक अंक प्राप्त किए। तो परी की अगर साथियों बात करते हैं हम लोग, परी ने मान लीजिए साथियों, परी ने, अब देखिए परी ने कीर्ति से अधिक अंक प्राप्त किए, परी ने कीर्ति से अधिक अंक प्राप्त किए, परी ने कीर्ति से अधिक अंक प्राप्त किए, लेकिन सिया से कम अंक प्राप्त किए। यानी कि परी ने जो है ना वो सिया से कम अंक प्राप्त किए, तो सिया आगे आ जाएगी। क्या आ जाएगी? सिया आगे आ जाएगी। उसके बाद साथियों कहा जा रहा है कि दीपिका ने प्रीति से कम अंक प्राप्त किए। दीपिका ने प्रीति से, क्या साथियों, दीपिका ने प्रीति से, तो अलग बना लो क्योंकि हमें नहीं पता अभी यहां पर आएगा यहां पर आएगा। एक सेकेंड, इसको देखिए क्या लिखा, दीपिका ने प्रीति से कम अंक प्राप्त किए लेकिन अमिता से अधिक अंक प्राप्त किए। चलिए तो ये कौन हो गई? ये आपकी साथियों दीपिका हो गई। दीपिका ने प्रीति से कम अंक प्राप्त किए, यानी कि प्रीति आगे आ जाएंगी, प्रीति ने ज्यादा किए हैं। दीपिका ने प्रीति से तो कम अंक प्राप्त किए, लेकिन दीपिका ने अमिता से अधिक अंक प्राप्त किए, तो साथियों अमिता पीछे हो जाएंगी। ठीक है ना, इतनी बात साथियों आपको समझ में आ गई। उसके बाद कहा जा रहा है कि कीर्ति ने प्रीति से अधिक अंक प्राप्त किए। कीर्ति, ये कीर्ति आ गई, कीर्ति ने प्रीति से अधिक अंक प्राप्त किए, यानी कि ये वाली लाइन जो है वो डिक्टो यहां पर आएगी। कीर्ति ने प्रीति से अधिक अंक प्राप्त किए, लेकिन परी से कम अंक प्राप्त किए। ठीक है ना, बिल्कुल साथियों, यहां पर आपकी प्रीति आ जाएंगी, यहां पर आपकी दीपिका आ जाएंगी और यहां पर अमिता आ जाएंगी। ये आपका क्रम जाकर बनता है। ठीक है, उसके बाद कह रहे हैं साथियों सिया ने सबसे अधिक अंक प्राप्त किया, यानी कि सिया जो है ना वो यहां पर आ जाएंगी। तो अब आपसे सवाल क्या पूछा जा रहा है कि सबसे कम अंक किसने प्राप्त किए? मैं कहूंगा सबसे कम अंक अमिता ने प्राप्त किए, तो अमिता आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जो कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी वाले में। तो ये सवाल आपके एग्जाम में आएगा, ठीक है ना, बहुत शानदार तरीके से। और आगे जितने भी सवाल मैं आपको करवा रहा हूं सभी के सभी आपके एग्जाम के लिए साथियों बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इस सवाल की अगर बात करें, यहां पर साथियों कहा जा रहा है, यहां पर साथियों ये 24 संख्या है। कितनी संख्या? ये 24 है, यानी कि 24 एक निश्चित तरीके से 75 से संबंधित है, यानी कि 24 का संबंध जो है वो 75 से है। और कह रहे हैं कि 36 111 से, उसी प्रकार 36 का संबंध 111 से है। तो कह रहे हैं कि आपको ये बताना है कि 43 का संबंध साथियों किससे होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। देखिए अब अगर बात करते हैं 24 से ये 75 कैसे हुई है, अगर हम 24 की गुणा 3 से करें तो 72 आएगा, और इसमें प्लस 3 कर दे तो 75 हो जाएगा। उसी प्रकार अगर 36 की गुणा हम 3 से करें तो कितना आएगा साथियों, देखिए जरा 18 आ जाएगा, 3 3 9 और 1 10 हो जाएगा, और इसमें हम 3 प्लस कर दे तो 111 हो जाएगा। उसी प्रकार 43 की गुणा हम जब 3 से करते हैं साथियों और उसमें 3 प्लस कर देते हैं तो 132 आ जाता है। तो 132 आपका राइट आंसर हो जाएगा, जिनका आंसर यहाँ पर है ऑप्शन नंबर डी के साथ। मैं कहूंगा कि आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अगला सवाल है आपके स्क्रीन पर, इसको मैं क्या करूं साथियों, जूम कर दूं? चलिए कोई दिक्कत नहीं, जूम कर देता हूं। वो आगे वाला कुछ नहीं, वो निर्देश है, ठीक है ना, मतलब मैं आपको कुल मिला के समझा दूंगा कि इसका मतलब आखिर क्या है। इसमें यह कहा गया है कि जैसे 12 से 29 किया गया है, 15 से
35 का संबंध है, वैसे यहां पर साथियों किस ऑप्शन में वैसा ही संबंध होगा। बस इतनी सी बात आपसे यहां पर पूछी जा रही। देखिए 12 से 29 कैसे हुआ है, जब आप 12 में 2 की गुणा करेंगे तो 24 आ जाएगा और उसमें 5 जोड़ देंगे तो 29 आ जाएगा। उसी प्रकार अगर बात करते हैं साथियों यहां पर 15 की गुणा 2 से करेंगे 30 आ जाएगा, उसमें 5 जोड़ देंगे तो 35 आ जाएगा। अब यहां पर 19 की गुणा 2 से करेंगे तो 38 आता है, 5 जोड़ेंगे तो 40 नहीं होगा। 16 की अगर बात करते हैं साथियों, 16 की गुणा 2 से करते 32 आ जाएगा, 5 जोड़ेंगे तो 37 आ जाएगा। यानी कि जो यहां पर वहां पर लॉजिक है वही लॉजिक यहां पर है, इसलिए आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। इस सवाल की अगर बात करें साथियों, यहां पर देखिए क्या है कि दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए किन दो चिन्हों को आपस में बदलना होगा। तो किनको साथियों आपस में बदलना होगा, ठीक है ना। देखिए अगर साथियों यहां पर माइनस है, माइनस की जगह पर प्लस कर दे और प्लस की जगह पर माइनस कर दे तो कुल मिला के इसको कैलकुलेट करके क्या 70 आएगा। अगर 70 आ जाता है ऐसा करके तो साथियों ए हमारा आंसर हो जाएगा। नहीं होगा तो अगला हम लोग देखें। देखिए यहां पर माइनस प्लस है तो भाग है, कोई दिक्कत नहीं। यहां पर माइनस है तो इसको प्लस कर लो, ये प्लस है तो इसको माइनस कर लो। तो देखिए 12 भाग क्या आ जाएगा, 12 भाग 5 हो जाएगा और माइनस क्या हो जाएगा, 8 दूना 16 हो जाएगा और माइनस। देखिए मुझे तो नहीं लग रहा है इसको कैलकुलेट करके आपका आज 70 आ सकता है, नहीं आएगा। उसके बाद ऑप्शन नंबर बी वाले की अगर बात करें, प्लस की जगह पर गुणा, गुणा की जगह पर साथियों क्या कर लो, प्लस कर लो। चलिए इसको भी करके देख लेते, आप लोग भी साथियों करके देखिए। तो यहां पर 12 हो गया, 5 हो गया, 8 हो गया, 2 हो गया, 14 हो गया। ठीक है, भाग है तो भाग का भाग लगा दो, भाग का भाग लगा दो और माइनस है तो माइनस का माइनस लगा दो, गुणा है तो गुणा का प्लस हो जाएगा और प्लस है प्लस का गुणा हो जाएगा। अब देखिए 14 दुना कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा, प्लस 5 भाग कितना हो जाएगा, 5 भाग 12, 5 भाग यहाँ माइनस आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो मुझे नहीं लग रहा है इसको करके 70 आपका आ पाएगा। तो ये क्या होगा, ये भी हमारा लॉजिक फेल हो गया। यानी कि अब तीसरे वाले ऑप्शन को एक बार ट्राई करके देखते हैं कि हमारा आंसर होगा या नहीं होगा। 12 हो गया, 5 हो गया, 8, 2, 14 हो गया, बराबर कितना आना चाहिए, 70 आना चाहिए। भाग की जगह पर गुणा, गुणा की जगह पर भाग, तो यहां पर भाग है, इसको साथियों गुणा कर लो, माइनस का माइनस, गुणा का क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, प्लस का प्लस रहेगा। अब देखिए इसकी जगह पर क्या आ जाएगा, 2 चौक 8 यानी कि 4 आ जाएगा, प्लस 14 हो गया, माइनस 12 पंजे कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। 60 में से साथियों 4 जाएगा, कितना बचेगा, एक तरीके से 56 बचेगा। 56 और 14 कितने होते हैं, 70 होते हैं। यानी कि कैलकुलेट करके 70 आ गया, 70 आ गया तो ये आपका और हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जिनका आंसर यहाँ पर है ऑप्शन नंबर सी के साथ बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, कहा जा रहा है रक्त का, ठीक है ना, रक्त लाल होता है। तो मतलब कुल मिला के यहाँ पर जो रिलेशन आपको दिख रहा है ना वो आपको बताना है। तो रक्त लाल होता है तो क्या पत्थर कठोर होता है, सूखा गीला ये तो विलोम हो गए, संगीत गिटार ये भी अलग है, उंगली पैर का अंगूठा ये भी नहीं है। जैसे कि रक्त लाल होता है वैसे ही पत्थर कठोर होता है। तो कुछ कुल मिला के जो यहाँ पर है उसी टाइप का कुछ यहाँ पर है। तो जिनका आंसर ए मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल देखिए साथियों, इस क्वेश्चन की अगर बात करें, अब देखिए साथियों यहां पर क्या कॉन्सेप्ट है, ए एफ के क्यू अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर एक निश्चित तरीके से, यानी कि ए एफ के क्यू को क्या लिखा जा सकता है, बी ई एल आर लिखा जा सकता है। उसी प्रकार आई क्यू डब्ल्यू वाई को क्या लिखा जा सकता है, जे पी एक्स जेड लिखा जा सकता है। तो आपसे पूछा जा रहा है सी एम एस यू को क्या लिखा जा सकता है, मुझे बताइए। देखिए ये ए से बी हुआ है, एक बड़ा है, ये एफ से ई हुआ है यानी कि एक घटा है, ये के से एल हुआ है, एक बड़ा है, ये क्यू से आर हुआ है साथियों, क्या यानी कि सबसे पहले एक बढ़ाया गया, ठीक है, एक बढ़ाया गया साथियों, उसके बाद करें एक घटाया गया, फिर आपका के से एल हुआ, एक बढ़ाया गया और फिर से आपका क्या हुआ, फिर से आपका साथियों एक बढ़ाया। यानी कि पहले आपको एक प्लस करना है, फिर एक घटाना है, फिर एक प्लस करना और फिर एक प्लस करना है, ये करना है। अब यहां पर भी यही करेंगे, एक प्लस करेंगे सी में तो डी आ जाएगा, यहां पर से एक घटाएंगे तो एल आ जाएगा, इसमें एक बढ़ाएंगे साथियों तो टी आ जाएगा, इसमें एक बढ़ाएंगे तो वी आ जाएगा। यानी कि डी एल टी वी कहां पर लिखा हुआ है, डी एल टी वी तो आपका ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, जैसे कि एक्स जी आर है, उसके बाद यहाँ पर टी के एन आया है, उसके बाद पी ओ जे आया है, उसके बाद एल एस एफ आया है। तो आपको बताने के यहाँ पर कौन से 3 लेटर आ सकते हैं साथियों। देखिए इस सवाल को और मुझे बताइए आपका राइट आंसर क्या है। देखिए ये एक्स होता है आपका 24 पर और टी होता है 20 पर, यानी कि 24 से 20 हुआ है, 4 घटाया गया है।
टी होता है 20 पर, पी होता है 16 पर, 4 घटाया गया है। यहां पर भी आप 4 घटाया गया, यानी कि यहां पर अगर बात करते हैं तो जब 4 घटाया जाएगा तो यहां पर एच आ जाएगा, बिल्कुल एच आ जाएगा। जी से साथियों यहां पर के हो गया है, कितना बढ़ाया गया है, 4 बढ़ाया गया है। के से ओ हुआ है, 4 बढ़ाया गया, फिर से 4 बढ़ाया गया। तो अब यहां पर साथियों 4 बढ़ाएंगे तो आपका क्या आ जाएगा, एस में 4 बढ़ाएंगे तो 23 यानी कि डब्ल्यू आ जाएगा। तो एच डब्ल्यू कहां पर लिखा हुआ है, एच डब्ल्यू एक तो यहां पर, एक यहां पर लिखा हुआ है। इसको देखिए जरा, आर से एन हुआ है 4 घटाया गया है, एन से जे हुआ है 4 घटाया गया है, जे से एफ हुआ है 4 घटाया गया। तो यहां पर 4 घटाएंगे तो साथियों आपका क्या आ जाएगा, मेरे हिसाब से बी आ जाएगा। तो साथियों यहां पर अगर बात करें एच डब्ल्यू बी कहां पर लिखा हुआ है, एच डब्ल्यू बी आपका ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है, बी में लिखा हुआ है। तो ये क्या होगा, यही तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर कि 6 मित्र हैं, पवन, कांता, ऋषभ, शुभम, मयंक और विक्रम। ये केंद्र की ओर मुख करके साथियों बैठे हुए हैं। ठीक है, तो केंद्र की यानी कि ये सर्किल हो गया आपका, 1 2 कितने लोग हैं ना, 6 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 लोगों के बैठने की हमने क्या कर ली, हमने साथियों जगह बना ली। ठीक है, चलिए अब उसके बाद साथियों यहां पर अगर बात करते हैं, लिखा हुआ है यहां पर अगर बात करें, लिखा हुआ है कि पवन विकास के निकटस्थ बाई बैठा है, यानी कि पवन की अगर बात करें, पवन को मान लेते हैं साथियों, पवन को यहां पर बैठा दें। तो पवन के बाएं कौन बैठा हुआ है, अच्छा विक्रम के बाएं बैठा है। तो विक्रम के बैठा है तो कोई दिक्कत नहीं है, विक्रम यहां पर बैठा दो, यानी कि विक्रम को यहां पर बैठा दो। विक्रम के बाएं बैठा है पवन, तो विक्रम के बाएं बैठा है पवन, हो गया। उसके बाद करेंगे ऋषभ पवन के दाएं से चौथा है, यानी कि पवन का चौथा क्या होगा, 1 2 3 4, चौथा ये हो जाए। यहां पर कौन बैठेगा, यहां पर साथियों ऋषभ बैठेगा। ये बात तो आपको समझ में आ गई। उसके बाद कह रहे हैं कि ऋषभ पवन से चौथे स्थान पर है। ठीक है, अच्छा ये तो लिखा हुआ है, ऋषभ पवन से के दाएं से चौथे स्थान पर, ये भी हो गया। पवन और ऋषभ के बीच केवल मयंक बैठा है, यानी कि पवन और ऋषभ के बीच केवल मयंक बैठा है, तो मयंक आपका यहां पर आ जाएगा। यानी कि शुभम विक्रम के निकट नहीं बैठा है, यानी कि शुभम जो है ना ये विक्रम, तो शुभम यहां पर नहीं बैठा होगा, तो जाहिर सी बात है साथियों यहां पर बैठा होगा। यानी कि शुभम के निकटतम दाएं कौन बैठा, अच्छा यहां पर आप साथियों सवाल आया है कौन बैठेगा, कांता छूट गए हैं तो कांता यहां पर बैठ जाएंगे, कांता बैठ जाएंगे। पूछा गया शुभम के निकटतम दाएं कौन है, तो शुभम इधर है। शुभम के निकटतम दाएं कौन है साथियों, ऋषभ है, तो ऋषभ क्या होगा, ऋषभ आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। तो अब साथियों यहाँ पर हम लोग देखेंगे मैथ के टॉप लेवल के क्वेश्चन। आप देखिएगा साथियों कि इतने मैथ के क्वेश्चंस में से आप कितने क्वेश्चन बिल्कुल सही कर पाते हैं। ठीक है ना, अब देखिए इस सवाल की अगर बात करते हैं, कह रहे कि शुभम ने 20,000 रुपए की धनराशि से एक व्यवसाय शुरू किया, यानी कि एक कारोबार शुरू करता है शुभम जो कि 20,000 रुपए लगाता है, और 1 वर्ष के बाद श्री करण भी शुभम के साथ इस व्यवसाय से जुड़ जाता है। यानी कि यहाँ पर 2 लोग हैं, पहला कौन है साथियों, एक तो साथियों शुभम है, और दूसरा बंदा क्या नाम था इसका, दूसरा बंदा करण था। दूसरा बंदा कौन है साथियों, करण है। शुभम की अगर बात करते हैं तो इसने साथियों 20,000 रुपए लगाए, एक वर्ष तक इसने लगाए। ठीक है, और 1 वर्ष के बाद करण आ जाता है, करण भी शुभम के साथ इस व्यवसाय से जुड़ जाता है और 40,000 रुपए लगाता है। कितने हजार रुपए, 40,000 रुपए लगाता है व्यवसाय शुरू होने के 2 वर्ष के बाद। यानी कि देखिए 2 वर्ष की बात करी, ये तो 1 साल के बाद आया था, यानी कि इसका पैसा 12 महीने के लिए लगा, लेकिन इसका पैसा कितने महीने के लगा, पूरे 2 साल यानी कि 24 महीने के लिए लगा। अब इसको थोड़ा थोड़ा छोटा कर लो, देखिए इन 0 से ये 0 कैलकुलेशन में आसानी हो जाएगी, इस 0 से ये 0 कैंसिल, 2 एकम 2, 2 दूना 4। अब गुणा कर लीजिए साथियों, 12 दूना आपका 24 हो जाएगा, और 24 से कम 24 यानी कि 24:24 आ गया। तो मैं कह सकता हूं कि 1:1 है। अब ये पता साथियों क्या है, इस अनुपात में उन्होंने अपना पैसा लगाया है, इतने समय के लिए लगाया है। उसके बाद कह रहे हैं कि व्यवसाय शुरू होने के 2 वर्ष के पश्चात उन दोनों को 45,000 रुपए का लाभ होता है, प्रॉफिट जो होता है दोनों को 45,000 रुपए का होता है। अब कह रहे हैं कि इस लाभ में करण का हिस्सा कितना है, यानी कि करण को कितना रुपया मिलेगा लाभ के रूप में। देखिए इनका अनुपात निकला है 1:1, तो पता ये क्या है, ये लाभ का ही अनुपात है। यानी कि अगर 1 रुपया मिलेगा शुभम को तो 1 रुपया ही मिलेगा करण को। तो मैं कह सकता हूं साथियों 45,000 दोनों को रुपया मिला, ठीक है ना।
अब मैं कह सकता हूं देखिए, अब इसके 2 भाग करिए, इसको 2 से भाग करिए साथियों, कितना आ जाएगा, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 पंजे 10, यानी कि 22,500 रुपए अगर शुभम को मिलता है तो 22,500 रुपए ही किसको मिलेगा, करण को मिलेगा। तो मैं कह सकता हूं करण को कितना मिलेगा साथियों, 22,500, और शुभम का पूछा जाता उसको भी इतना ही मिलता। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर, बताइए यहां पर अगर बात करें 6, 24, 83, इसका चौथा अनुपातिक संख्या आपसे पूछी जा रही कितनी होगी। देखिए 6, 24 है ना, तो इसको साथियों 6:24 हो गया ये। अब 83 की अगर बात करते हैं साथियों, अब ये इसका चौथा अनुपातिक मान लेते हैं x है, यानी कि 6/24 हो जाएगा बराबर 83 बटे कितना हो जाएगा, x हो जाएगा 83 बटे। अब अगर साथियों यहां पर हम लोग बात करते हैं, देखिए आप देखिए इस 83 की गुणा हो जाएगी 24 से, 83 की गुणा हो जाएगी 24 से, और भाग में क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा और x आ जाएगा साथियों इधर। अब इसको कैलकुलेट करा लीजिए, 6 कम 6, 6 चौक आपका 24, यानी कि 83 चौक कितना होगा, तो 83 चौक आपका कितना हो जाएगा, 4 32 और आपका 1 33, यानी कि 332 हो जाएगा। तो इसका जो चौथा अनुपातिक होगा वो कितना होगा, 332 होगा। आंसर जिनका भी ऑप्शन नंबर बी है मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है। चलिए उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है, यहां पर अगर बात करें साथियों क्या हो सकता है इस क्वेश्चन का राइट आंसर, बहुत अच्छे तरीके से आप लोग देखिए और आंसर मुझे बताने की कोशिश कीजिए। देखिए यहां पर अगर बात करें कि ए और बी एक काम को 7 और 14 दिन में करते हैं, यानी कि ए जो उस काम को करता है वो 7 दिन लगाता है और बी उस काम को जो करता है वो 14 दिन लगाता है, यानी कि वे एक साथ काम करना आरंभ करते हैं, लेकिन 4 दिनों के बाद बी काम को छोड़ देता है, तो कुल कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। देखिए यहां पर हमें एक ऐसा नंबर लेना होगा जो 7 के पहाड़े में भी आए, 14 के पहाड़े में भी आए, तो हम 28 ले लेते हैं। 7 चौक कितना हो जाएगा 28, और 14 दूना कितना हो जाएगा 28। ये नंबर पता क्या है, ये नंबर टोटल काम है। ये नंबर क्या है साथियों, ये नंबर अगर बात करते हैं ये टोटल काम है 28। चलिए, और ये 4 क्या है, ये 2 क्या है, मैं कह सकता हूं साथियों ए एक दिन में 4 काम करता है, बी एक दिन में 2 काम करता है। इसका मतलब ये हुआ, यहां पर कहा जा रहा है कि वे एक साथ कार्य करना आरंभ करते हैं, यानी कि ए एक दिन में 4 करता है और बी एक दिन में 2 करता है, और अगर दोनों काम करेंगे तो एक दिन में 6 काम हो पाएगा। ठीक है ना, वे एक साथ कार्य करना आरंभ करते हैं, लेकिन 4 दिनों के बाद, अब भाई 6 डेली काम हो रहा है और 4 दिनों में कितना काम हो पाएगा, 24 काम हो पाएगा। टोटल काम कितना है साथियों, 28 टोटल काम है। काम बचा कितना है, 4 काम बचा है, तो कहने के 4 दिनों के बाद बी काम को छोड़ देता है। ठीक है ना, बी काम को छोड़ देता है। तो चलिए अब ये बी वाला नहीं करेगा, ये ए जो डेली 4 काम कर रहा है करेगा, तो कुल काम कितने दिन में होगा। देखिए 4 दिन तो इसको करने में लगे, एक सेकंड, 4 दिन कितने दिन, हाँ 4 दिन। देखिए 6 डेली काम हो रहा है, 4 दिन में किया तो 24 काम हुआ, बचा कितना, 4 काम बचा। इसको ये करेगा तो ये एक दिन में निपटा देगा, यानी कि 4 दिन प्लस 1 दिन कितना हो जाएगा, 5 दिन हो जाएगा। तो मैं कह सकता हूं कुल काम कितने दिन में होगा, 5 दिन में होगा। आंसर यहां पर जिनका भी ऑप्शन नंबर बी के साथ मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है। चलिए भाई अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, देखिए और बताइए सही जवाब यहां पर आपका क्या हो सकता है। चलिए देखिए भाई यहां पर अगर बात करें साथियों क्या इस सवाल का जवाब हो सकता है, कह रहे कि ए और बी एक साथ कार्य करते हुए एक कार्य को 12 दिनों में पूरा कर लेते। कितने दिन में साथियों, 12 दिन में पूरा कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है ना, 12 दिन में पूरा कर लेते हैं। कहने के इस कार्य के लिए ए को 4980 रुपए दिए जाते हैं और बी को 3320 रुपए दिए जाते हैं। ठीक है, यदि ए इस कार्य को अकेले करता तो वे कितने दिनों में साथियों पूरा करेगा, ये आपसे यहां पर कुल मिला के साथियों पूछा जा रहा है। देखिए अगर बात करते हैं साथियों यहां पर हम लोग क्या ए की बात करें या बी की बात करें, तो ए की अगर बात करें साथियों, ए जो है ना ये 4980 रुपए इसको मिलते हैं इस काम के लिए, और 3320 रुपए मिलते हैं बी को। अब अगर इसका अनुपात अगर बात करें साथियों, अनुपात निकाले 2 दूना 4, 2 चौक 8, 2 नीम 18, 2 एकम 2, 2 छंग 12, 2 छंग 12, और फिर से देखिए 3 से कट करें, 3 से कट नहीं हो पाएगा, ये आपका 3 से कट नहीं होगा साथियों। किससे कट होगा देखिए जरा मुझे बताइए, 2 से नहीं कट होगा, 3 से भी नहीं, 4 से होगा, देखिए जरा 4 से भी नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा, 6 से होगा, 6 से भी नहीं होगा, 7 से होगा साथियों, 7 से भी नहीं होगा। ठीक है, 8 से होगा, 8 से भी नहीं होगा, 9 से होगा, 9 से भी नहीं होगा। तो
तो ये कितने कटेगा, देखिए अगर बात करते हैं 83 दुना कितने होते हैं, 83 दुना होते हैं 166 और 83 तिया होते हैं 249। तो यानी कि मैं कह सकता हूं साथियों, क्या इस काम के लिए ए को अगर 3 दिए गए, 3 रुपए दिए गए हैं, तो बी को साथियों 2 रुपए दिए गए हैं। इतनी बात आपको समझ में आई है। तो यहां पर साथियों अगर बात करते हैं, अब अच्छा पता है यही इसकी क्या हो जाएगी, यही इसकी दक्षता हो जाएगी, यानी कि दोनों की दक्षता क्या हो जाएगी साथियों, यही हो, यानी कि अगर ए 3 काम कर रहा है तो ए 3 काम कर रहा है तो बी 2 काम करेगा। अगर ये दोनों मिलकर काम करेंगे तो कितना काम करेंगे, 5 काम करेंगे। और दोनों मिलकर साथियों 12 दिनों तक काम करते हैं तो काम पूरा हो पाता है। यानी कि 12 दिनों तक अगर ये काम करते हैं और एक दिन में दोनों लोग मिलकर 5 काम कर पाते हैं तो टोटल काम कितना होगा, 12 पंजे 60, यानी कि 60 आपका टोटल काम होगा। तो यानी कि ए इस काम को अकेले कितने दिन में करेगा, ए इस कार को अकेले कार्य करता है तो वो कितने दिन में कर पाएगा। ए की दक्षता 3 है, यानी कि डेली टोटल काम 60 है। ए एक दिन में 3 काम करता है तो ये 60 काम ए अकेले कितने दिन में निपटा पाएगा साथियों, 20 दिन में निपटा पाएगा। इसलिए इस सवाल का जवाब जो होगा वो 20 दिन होगा, जिनका आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर बी है, मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर, देखिए और बताइए सही जवाब क्या है। चलिए देखिए यहां पर अगर बात करें, 2 पात्र हैं, पात्र ए और पात्र बी। पात्र ए में 3:8 और पात्र बी में 6:5 के अनुपात में स्पिरिट और पानी का अनुपात है। यानी कि ए में अगर स्पिरिट 3 है तो पानी 8 है, बी की बात करें तो स्पिरिट 6 है तो पानी 5 है। तो कहने के 5 और 5 6 के अनुपात में स्पिरिट और पानी का घोल प्राप्त करने के लिए उनकी सामग्रियों को किस अनुपात में मिश्रित करना होगा। अगर आपको साथियों ऐसा सवाल कभी भी आता है तो आप क्या करेंगे, देखिए स्पिरिट ए हो गया, ये आपका स्पिरिट बी हो गया। स्पिरिट ए की अगर बात करते हैं साथियों 3:8 है ना, तो इसको पता, देखिए 3:8 को कैसे लिखेंगे, ये पहला वाला अनुपात आ जाएगा और नीचे जो आएगा वो इसका जोड़ आएगा, यानी कि 11 आएगा। तो यहां पर क्या आ जाएगा, 3:8 आ जाएगा। स्पिरिट बी की अगर साथियों हम लोग बात करते हैं, यानी कि ये पहला अनुपात आ जाएगा 6 और नीचे क्या आ जाएगा, इन दोनों का योग आ जाएगा जो कि साथियों 11 है। ठीक है, अब अगर बात करते हैं इस वाले की 5:6 है ना, तो 5 क्या आ जाएगा साथियों, 5 और इसका जोड़ आ जाएगा नीचे 11 आ जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब इसका डिफरेंस निकालिए, इसका डिफरेंस निकालिए, समझ लीजिए सवाल हो गया। अब अगर साथियों डिफरेंस की अगर बात करें, डिफरेंस साथियों कैसे निकालेंगे, देखिए 5/11 माइनस 3/8, तो 8 पंजे 40 हो जाएगा, 11 3 आपका 33 हो जाएगा, 11 अट्ठे कितना हो जाएगा, 88 हो जाएगा। 40 में से 33 जाएगा, कितना बचेगा साथियों, 7/88 आपका 88 यहां पर बच जाएगा। ठीक है ना, 7/88 यहां पर आपका जो है ना वो बच चुका है। चलिए अच्छा एक काम करिए, सॉरी मुझसे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। मिस्टेक क्या हो गई, मिस्टेक ये हो गई साथियों, यहां पर तो मैंने 3/8 का 3/11 लिख दिया, लेकिन यहां पर 3/8 लिख दिया। तो ये क्या होगा साथियों, 3/11 यहां पर आएगा। क्या आएगा, 3/11 आएगा। और इस कैलकुलेशन की अगर बात करते हैं साथियों तो यहां पर आपका क्या आ जाएगा, यहां पर आपका 3/11 ही आ जाएगा। तो 3/11 आ गया। अब नीचे 11 है तो 5 में से 3 जाएगा, 2 बचेगा, यानी कि यहां पर जो आएगा वो 2:2/11 आ जाएगा। ठीक है, अब इसकी अगर बात करें साथियों, देखिए 6/11 माइनस 5/11, इसकी अगर साथियों करें तो नीचे 11 आ जाएगा, ऊपर 1 आ जाएगा, यानी कि यहां पर आ जाएगा 1/11। इतनी बात आपको साथियों समझ में आ गई, बिल्कुल समझ में आ गई। देखिए अब यहां पर अगर बात करते 11 से 11 कैंसिल हो जाएगा, तो कह रहे हैं कि यहां पर अगर उनकी सामग्रियों को किस अनुपात में मिश्रित किया जाना चाहिए, तो 1:2 के अनुपात में किया जाना चाहिए। 1:2 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाए। यानी कि अगर आपके सामने ऐसा सवाल आता है तो जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया है, इसी कॉन्सेप्ट के माध्यम से आपको इस सवाल को करना है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है, यहां पर कोई संख्या नहीं दी गई, लेकिन सवाल का जवाब आपसे पूछा जा रहा है। कह रहे कि एक बेलन है और एक शंकु है, इसका समान आधार की त्रिज्या है, समान इसकी ऊंचाई है। ठीक है ना, तो कहने के बेलन के आयतन और शंकु के आयतन का अनुपात क्या होगा। पहले हमें पता होना चाहिए बेलन के आयतन कितना होता है, क्या बेलन का आयतन कितना होता है हमें पता होना चाहिए, और शंकु का आयतन कितना होता है। क्या साथियों, शंकु का आयतन हमें बताना होगा साथियों कितना होगा। इन दोनों को अगर बटे में ले ले तो बेलन का आयतन होता है साथियों πr²h, और शंकु का आयतन कितना होता है 1/3 πr²h। ठीक है ना,
क्योंकि कहा गया है समान है सब कुछ। तो देखिए पाई आर स्क्वायर एच से पाई आर स्क्वायर एच कैंसिल हो जाएगा, ये 3 ऊपर चला जाएगा यानी कि 3/1 आ जाएगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं साथियों, 3:1 लिख सकते हैं। तो मैं कहूंगा 3:1 कौन से ऑप्शन में है, 3:1 आपका ऑप्शन नंबर बी में है। तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। लिखा हुआ है रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत श्रमिकों की संख्या 15 बढ़ जाती है, यानी कि 15 बढ़ गई श्रमिकों की संख्या, ठीक है। तो उसके बाद साथियों कह रहे हैं कि जिसके परिणाम स्वरूप 20% की वृद्धि हो जाती है। श्रमिकों की प्रारंभिक संख्या कितनी थी, आपसे कुल मिला के पूछा जा रहा है। देखिए श्रमिकों की प्रारंभिक संख्या मान लेते हैं x थी, अब इस x में साथियों कितनी बढ़ जाती है, 20% बढ़ जाती है। तो 20/100 20% बढ़ गई तो संख्या एक तरीके से कितनी बढ़ जाती है, 15 बढ़ जाती है। तो श्रमिकों की संख्या यानी कि x का मान निकाल लीजिए साथियों, क्या हो जाएगा x। अब अगर बात करते हैं ये साथियों 15 गुणा आपका 100 आ जाएगा, और अगले स्टेप में क्या आ जाएगा, 15 गुणा आपका 100 और बटे में ये 20 आ जाएगा। तो 20 से कम 20, 20 पंजे 100 हो जाएगा, 15 पंजे कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। तो अब श्रमिकों की प्रारंभ में संख्या कितनी थी, 75 थी। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर, देखिए बताइए सही जवाब क्या है कि दो संख्याओं का लघुत्तम सामवर्त 48 है। लघुत्तम सामवर्तक कितना है, 48 है। तो वे संख्याओं का अनुपात 2:3 है, यानी कि अगर एलसीएम आपको दे दिया जाए सवाल में और दो संख्याओं का अनुपात आपको दे दिया जाए और कहा जाए वो दोनों संख्याएं बताइए, अरे भाई दोनों संख्याओं का योग पूछा गया है तो दोनों संख्याओं तो पहले बताओ। अगर आपसे पूछा जाए कि दोनों संख्याएं कितनी, तो आप पता क्या निकालेंगे, देखिए लघुत्तम सामवर्तक की पहले अनुपात से अगर आप भाग कराएंगे तो आपको पहली संख्या मालूम हो जाएगी, यानी कि 2 दूना 4 2 चौक 8 की पहली संख्या है। उसी प्रकार एलसीएम की आप दूसरे अनुपात यानी कि 3 से भाग कराएंगे तो आपको 3 एकम 3 3 छंग 18 यानी कि 16 प्राप्त हुआ, या आपकी दूसरी संख्या होगी। तो इनका योग कराना है, इनका योग करा लीजिए साथियों, 40 आ जाएगा इनका योग। तो आंसर आपका किस ऑप्शन के साथ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। क्वेश्चन आपने देखे, आपने सबसे पहले यहां पर, ठीक है ना, सभी यानी कि जो सब्जेक्ट आपके एग्जाम में आए वो सब कुछ आपने देखा, हिंदी देखी, जीके जीएस करंट अफेयर देखी, रीजनिंग देखी और आपने मैथ देखी। तो अगर इसी टाइप की वीडियोस आपको और चाहिए है तो इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लीजिएगा। और उसके अलावा साथियों अपना एक टारगेट सिलेक्शन नाम का चैनल है, उसको भी आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन की अगर बात करें उसमें एक प्लेलिस्ट होगी, उसमें कुछ वीडियोज होंगी साथियों एसएससी जीडी की, उसको आप लोग जरूर वॉच कर लीजिएगा। तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों।